Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing good. And yes, welcome back to the platform of An Academy. A very good morning everybody. कैसे हो आप लोग? आपका आज की क्लास में बहुत स्वागत है. A very good morning. आ जाओ बच्चों. वेलकम टू द क्लास. हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने अपनी कल की क्लास में जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 था, हमने कंपनी ऑडिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेक्शन 141 को पढ़ लिया था. सेक्शन 139 को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था. मैं आपको दिखाना चाहूंगी. दिस इज व्हाट वी रेड अबाउट अपॉइंटमेंट. हमने अपनी कल की क्लास में अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को या नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, वैसे ही कैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है. ये हमने अपनी कल की क्लास में पढ़ा था. क्या आप लोगों को याद है? अटेंड की थी कल की क्लास? हाँ, क्या कर रहे हो? चलो, वेरी गुड. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाता है. वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. कैजुअल वैकेंसी आ सकती है, मान लो द डेथ, मान लो ऑडिटर की अगर डेथ हो गई या ऑडिटर ने अगर रिजाइन कर दिया, तो अगर ऑफिस वेकेट हो गया, कैजुअल वैकेंसी आ गई ऑडिटर के ऑफिस में, तो उसे कैसे फिल किया जाएगा वो पढ़ेंगे. रोटेशन का प्रोविजन पढ़ेंगे, ऑडिट कमेटी के पॉइंट को पढ़ेंगे. आज की क्लास में बहुत सारा पढ़ाई करने वाले हैं. क्या आप लोग तैयार हैं? यस. तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों में आपको लेके जाना चाहूंगी अन अकेडमी के पेज पे. अन अकेडमी पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के कुछ एक्स्ट्रा फायदे हैं. जैसे आपको पता है कि आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है अगर आप आइकॉनिक लेते हो. आपको प्रिंटेड बुक्स दिए जाते हैं ऑथर्स के, आपको पर्सनली कोच किया जाता है, आपकी टेस्ट सीरीज को इवैल्यूएट किया जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. वैसे ही आप अन अकेडमी पे प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपके स्क्रीन के सामने हैं. अगर आपके एग्जाम्स मई में है तो आप 12 या 24 महीने का, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप 24 मंथ सिंगल ग्रुप करके दे रहे हो, या अगर आप बोथ ग्रुप साथ में दे रहे हो तो आप 24 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. और अगर आपके एग्जाम्स दिसंबर में है तो आपको पता ही है फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 2 पे, तो आप 3 महीने या 6 महीने तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अन अकेडमी पे. और अपने एक सब्सक्रिप्शन से ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स का क्लासेस इस एक सब्सक्रिप्शन से आप अवेल कर सकते हो. बच्चों, अन अकेडमी पे सब्सक्राइब करने के समय आप कोड यूज कर सकते हैं CA दीपिका. CA दीपिका मेरा कोड है. इस कोड को अप्लाई करने से आपको अन अकेडमी पे मिलेंगे खूब सारे डिस्काउंट्स. तो सब्सक्राइब करने के समय इस कोड को मत भूलना. द कोड इज CA दीपिका, ताकि आपको अन अकेडमी पे सब्सक्राइब करने से मिले बहुत सारे डिस्काउंट्स. राइट? तो कोड क्या है मैम का? CA दीपिका. मचा दो, बता दो सबको. चलिए, वेरी गुड. चलिए, लेट्स गो अहेड. और आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कैजुअल वैकेंसी के हमारे पॉइंट को. सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी पे है. इसको हम अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं. क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोग तैयार हैं? आई होप यस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फुल पावर पैक्ड सेशन. चलिए, तो हम दोनों ही केस में पढ़ेंगे कि अगर आपकी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और आपके ऑफिस में अगर कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, तो कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा, या अगर आपकी कंपनी कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा, दोनों हम अच्छे से पढ़ेंगे. देखो, सबसे पहले अगर आपकी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में जहां 51% पेड अप शेयर कैपिटल, 51 या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, तो आप कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? कहता है C&AG करेगा. कितने दिन में? 30 डेज के अंदर. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कैजुअल वैकेंसी हमेशा 30 डेज में ही फिल की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो. तो कैजुअल वैकेंसी, जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आता है कैजुअल वैकेंसी, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? 30 डेज स्ट्राइक करना चाहिए. राइट? तो गवर्नमेंट के केस में C&AG क्या करेगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? C&AG. कितने दिन में? 30 दिन के ऑन द. अगर C&AG नहीं करता है, नक्को करता है, तो बोर्ड करेगा. कितने दिन में? 30 डेज के अंदर. तो C&AG को समय दिया जाता है 30 दिन का. अगर C&AG नहीं करते तो बोर्ड करेगा विद इन 30 डेज. ठीक है? चलो, ये तो हो गया गवर्नमेंट कंपनी. उसके बाद में अदर कंपनी के केस में कैसा होगा? ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
30 डेज के अंदर अंदर, यहां भी क्या है 30 डेज के अंदर अंदर। कैजुअल वैकेंसी में हमेशा 3 याद रखना, 3 के फिगर में ही सारे पॉइंट्स चलेंगे। कैजुअल वैकेंसी मतलब आपको क्या याद रखना है, 3 का फिगर याद रहना चाहिए, याद रखना। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर करेंगे। अगर आपकी कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से आई है, मतलब आपका ऑडिटर बोला मुझे नहीं करना आपके साथ काम, ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, उसकी वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी आई है तो आपको इस अपॉइंटमेंट को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करेंगे, आपको इसका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा इस अपॉइंटमेंट का जनरल मीटिंग में विद इन 3 मंथ्स। मतलब आपको अपॉइंटमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर एक जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी और इस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर कैजुअल वैकेंसी किस वजह से आई है, रेजिग्नेशन की वजह से आई है तो। और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो नेक्स्ट एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करेगा, मतलब 1 साल के लिए अपॉइंट होगा। याद हो गया, नहीं हुआ मैडम तो यहां पे याद हो जाएगा। इस चार्ट को अच्छे से देखो, कैजुअल वैकेंसी इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, किसी भी रीजन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल क्या करेगा, कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा 30 डेज में। अगर वो नहीं करता तो कौन करेगा, बोर्ड करेगा 30 डेज के अंदर अंदर। ओके मैडम। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी आई, लेट्स से अगर रेजिग्नेशन की वजह से आई, मतलब ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, बोल के चला गया था मैं नहीं काम करूंगा, तो उसकी वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी आई रेजिग्नेशन की वजह से, तो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। और अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है तो आपको इस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जो आपको कितने महीने में कॉल करनी पड़ेगी, 3 महीने के, 3 महीने में। तो अपॉइंट करने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक जनरल मीटिंग बुला के इस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर किसी दूसरे रीजन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, लेट्स से कैजुअल वैकेंसी डेथ की वजह से आ गई, ऑडिटर की डेथ हो गई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में फिल करेगा। इस केस में आपको जनरल मीटिंग नहीं बुलानी। तो मैंने आपको क्या कहा था, कैजुअल वैकेंसी में आप 3 का फिगर याद रखेंगे। किसका, 3 का। कैजुअल वैकेंसी मतलब आपके दिमाग के सामने क्या लगने लग जाना चाहिए, 3 का फिगर रोटेट होने लग जाना चाहिए। कैजुअल वैकेंसी हमेशा देखो 30 डेज में फिल होती है। आपको जनरल मीटिंग भी कितने महीने में बुलानी है, यहाँ पे 3 महीने में बुलानी है। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी 3 का फिगर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से आई है, वो कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से आई है, मतलब आपके ऑडिटर ने बोला मैं नहीं काम करूंगा, मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, तो अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से आई है तो ऑडिटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब अगर आप रिजाइन करके निकल गए हो ना, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन। आपने अगर रिजाइन किया है तो आपको रिजाइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर, देखो मैंने कहा था कैजुअल वैकेंसी, तो 3 का फिगर याद रखना। तो अगर आपने रिजाइन कर दिया, उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आ गई, तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि ऑडिटर रिजाइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर एडीटी 3 को फाइल करे। एडीटी 3 में ऑडिटर क्या लिख के देता है कि उसने क्यों रिजाइन कर दिया। देखो आपका मन किया और आपने रिजाइन कर दिया, ऐसा होता है क्या, नहीं, आपको रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना, आपने क्यों रिजाइन किया। तो देखो यहाँ पे भी 3 का फिगर चल रहा है। तो आपको रिजाइन करने के 30 दिन के अंदर अंदर एडीटी 3 को फाइल करना पड़ेगा। किसको, कंपनी को, रजिस्ट्रार को। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG को भी आप एडीटी 3 फाइल करोगे और बताओगे कि क्यों आपने रिजाइन किया। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में आप एडीटी 3 कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को भी क्या करते हो, फाइल करते हो। ठीक है, इसमें आप रीजन बताते हो, इंडिकेट करते हो रीजन कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो। तो चलो मैंने आपको क्या बोला है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं और इस पॉइंट को मैं आपको बता देती हूँ। चलो, कैजुअल वैकेंसी अगर आ गई है ना बेटा, मतलब अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है तो ऑडिटर की भी कुछ ड्यूटी बनती है। ऑडिटर को रिजाइन करने के, जो भी आपका डेट है रेजिग्नेशन का, डेट ऑफ रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, एडीटी 3 फाइल करना पड़ेगा। किसको, कंपनी को, रजिस्ट्रार को। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG को फाइल करना पड़ेगा। और क्या बताना पड़ेगा, एडीटी 3 में रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो। तो आपको रीजन देना पड़ेगा अपने रेजिग्नेशन का। वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
सिंपल, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको अच्छे से याद रहेगा ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब अरे मैं थोड़ी ढीठ टाइप की ऑडिटर हूं, मैंने क्या किया, एडीटी 3 को फाइल ही नहीं किया, मैंने रिजाइन भी कर दिया और 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज में मैंने एडीटी 3 को फाइल नहीं किया, तो मेरे पे क्या लगेगा बेटा, पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी देखो, मैंने क्या किया, लॉ को कंप्लाई नहीं किया, मैंने एडीटी 3 को फाइल नहीं किया 30 डेज में, तो मेरे पे क्या पेनल्टी लगेगा, 50,000 या फिर मेरा रेम्यूनरेशन जो भी कम हो, मतलब या तो मुझे 50,000 रुपीज देना पड़ेगा या फिर मेरा रेम्यूनरेशन वट एवर इज लोअर, तो इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगी उतना पेनल्टी मुझे देना पड़ेगा। और इन द केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर मान लो महीने बीत गए और मैं क्या कर रही हूं, एडीटी 3 मैंने फिर भी फाइल नहीं किया, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में हर दिन का ₹500 लगेगा, 500 पर डे, जितने दिन भी मैंने डिफॉल्ट किया 500 रुपया पर दिन का, मैक्सिमम कितना लगेगा, 5 लाख रुपीज, अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। तो मैंने आपको पेनल्टी का क्या बताया, अगर आप एडीटी 3 को फाइल नहीं करते हो तो सेक्शन 140 में आपको पेनल्टी लग जाती है। अगर आप एडीटी 3 आपने रिजाइन भी कर दिया और आप रीजन भी नहीं बता रहे कि आपने क्यों रिजाइन कर दिया, तो पेनल्टी तो खाओगे ना, कहां जाओगे फिर। तो कितना पेनल्टी लगेगा, या तो 50,000 या रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट चलता जा रहा है, आप फाइल ही नहीं कर रहे एडीटी 3, हर दिन का 500 रुपया लगेगा, पर 5 लाख मैक्सिमम, 5 लाख क्या है, सीलिंग है, मैक्सिमम इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नानक को लगेगा बेटा, ऐसे और कितना फाइन दे देंगे यार हम, तो एडीटी 3 टाइम पे फाइल कर देना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहता है एट एनी जनरल मीटिंग, किसी जनरल मीटिंग में क्या रिटायरिंग ऑडिटर फिर से रीअपॉइंट हो सकता है क्या एट एनुअल जनरल मीटिंग, क्या अगर एक ऑडिटर रिटायर हो रहा है तो क्या रिटायरिंग ऑडिटर फिर से अपॉइंट हो सकता है क्या। ये आपके एग्जाम में बहुत बार इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ना रिटायरिंग ऑडिटर भी रीअपॉइंटेड। अगर एक ऑडिटर, मान लो आपने ऑडिटर को, लेट्स से आपने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, अब ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो गया, ऑडिटर रिटायर हो रहा है, तो क्या रिटायरिंग ऑडिटर फिर से रीअपॉइंट हो सकता है क्या। अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन एजीएम, एक रिटायरिंग ऑडिटर फिर से रीअपॉइंट हो सकता है, कब हो सकता है, इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। सबसे पहला, अगर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ है, मतलब अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, मान लो सेक्शन 141 के हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई हो गया, मान लो उसने सिक्योरिटीज आपके खरीद लिया आपकी कंपनी के, तो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो फिर तो आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। He has not given the company a notice in writing of his unwillingness to be reappointed. उसने अगर कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, देखो मान लो उसने चिट्ठी लिख दी, उसने एक नोटिस लिख दिया कंपनी को कि मैं वापस से अपॉइंट होना नहीं चाहता, मुझे रीअपॉइंट मत करना, तो क्या आप उसको जबरदस्ती अपॉइंट करोगे, नहीं। देखो कह रहा है अगर उसने कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया, लिखित में बताया नहीं है, उसकी अनविलिंगनेस नहीं दी है रीअपॉइंट होने के लिए, तो आप उसे अपॉइंट कर सकते हो। तीसरा, a special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. अगर आपने एजीएम में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है किसी और को अपॉइंट करने का, मान लो आपने एजीएम में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम फलाना ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, तो फिर थोड़ी आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट करोगे। अगर आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया या आपने एक्सप्रेसली ये नहीं बोला कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो उस केस में रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो चलिए बताइए, एक रिटायरिंग ऑडिटर कब रीअपॉइंट हो सकता है, कब। सबसे पहले अगर वो डिस्क्वालीफाइड ना हुआ हो, डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर तो बात ही छोड़ दो, फिर थोड़ी रीअपॉइंट होगा, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ हो तो। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या बताया था मैंने, क्या बोला था, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, देखो या तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, दूसरा पॉइंट क्या है, उसने राइटिंग में अगर नो नोटिस, अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया राइटिंग में और अपना अनविलिंगनेस नहीं दिखाया टू बी रीअपॉइंटेड, ठीक है, वो बोल रहा है ठीक है रीअपॉइंट कर दो। अगर उसने अपनी अनविलिंगनेस नहीं दिखाई है, कोई नोटिस नहीं दिखाया है, तो आप उसे रीअपॉइंट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, आपने कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है रिगार्डिंग अपॉइंटिंग ऑफ सम अदर ऑडिटर। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया तो देखो दूसरा ही ऑडिटर अपॉइंट होगा। आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो फिर तो आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते।
नो स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया किसी और को अपॉइंट करने के लिए, और आपने ये एक्सप्रेस भी नहीं किया कि आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते हो, तो आप रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। एवरीबडी अंडरस्टूड? देखो ये पॉइंट है यहां, आपने अभी अभी पढ़ा। चलो स्क्रीन के सामने ये पॉइंट है, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। एग्जाम में इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है कि रिटायरिंग ऑडिटर कब रीअपॉइंट हो सकता है, तो ये याद रखना। ओके, कहता है अगर कोई ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं होता एनुअल जनरल मीटिंग में, अगर आप किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहे हो ना एनुअल जनरल मीटिंग में, तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही आपका ऑडिटर कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं कर पाए, तो एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर है वही ऑडिटर आपका कंटिन्यू करेगा टू बी दी ऑडिटर। चलिए, तो हो गया आपका ये पॉइंट खत्म। इस पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चंस, तो इसको याद करना, इसको याद में रखना। चलिए, इजी पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर का रोटेशन कैसे किया जाएगा, रोटेशन क्या होता है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। देखो, अगर एक ऑडिटर सालों साल आपकी कंपनी की ऑडिट कर रहा है, तो उसका इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। देखो, अगर एक ऑडिटर आपकी कंपनी का बहुत सालों से ऑडिट करता हुआ आएगा, तो उसके इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ सकता है। हो सकता है कोई फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाए, किसी भी थ्रेट का उसके इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ सकता है। तो इसीलिए ये सेक्शन आया रोटेशन का, कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा बेटा, मतलब आपको अपने ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा समय समय पे। अब ये रोटेशन का प्रोविजन कुछ कुछ कंपनीज पे लगता है, सब पे नहीं लगता है। तो किन कंपनीज पे रोटेशन का प्रोविजन लगता है वो हम देखते हैं। मैं आपको ये पॉइंट झक्कास तरीके से, बिंदास तरीके से याद भी करवा दूंगी। देखो, तो किन क्लास ऑफ कंपनीज पे रोटेशन लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, मतलब अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो भैया फिर तो रोटेशन आप पे लगेगा ही लगेगा। 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे कभी भी रोटेशन नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1% स्मॉल कंपनी को एक्सक्लूड किया गया है, इन पे रोटेशन नहीं लगता। ठीक है, चलो, अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है पर आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हो, अनलिस्टेड हो, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर है पिछले साल में, या अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो और अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है पिछले साल में, तो बेसिकली आप पे रोटेशन लगेगा। अगर मान लो आपका पेड अप शेयर कैपिटल थ्रेश होल्ड से कम है, मतलब अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, या आपकी प्राइवेट कंपनी है और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से कम है, पर आपके पब्लिक से बोरोइंग्स या पब्लिक डिपॉजिट्स आपके 50 करोड़ और उससे ज्यादा के हैं ना, तो आप पे रोटेशन लग जाएगा। मतलब अगर आपका पेड अप इस लिमिट से कम भी हो, पर आपके बोरोइंग्स अगर 50 करोड़ के हैं या उससे ज्यादा के हैं, तो आप पे रोटेशन लगेगा। मैम, इस पॉइंट को याद कैसे करना है, इतने लिमिट को हम कैसे याद कर पाएंगे, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चों, सुनो अब याद कैसे करोगे। रोटेशन किस पे लगता है मैंने बताया आपको। देखो, 1% पे तो लगेगा ही नहीं, 1% कंपनी पे तो लगेगा नहीं, स्मॉल कंपनी पे भी लगेगा नहीं। ठीक है, ये तो हटा ही दिया गया है। रोटेशन, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो देखो रोटेशन लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ कितना भी पेड अप कितना भी कुछ हो। और दूसरे कंपनीज पे रोटेशन कब लगेगा? देखो, मैं ना एक सर्कस में गई, सर्कस में ना ऐसा सर्कस में एक जोकर बार बार क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। तो पब्लिक उसको क्या दे रही थी, पैसा पे कर रही थी। यहाँ पे पब्लिक खड़ी थी और जोकर रोटेट कर रहा था, तो खुश होके पब्लिक पैसा पे कर रही थी। पब्लिक कितना पैसा पे कर रही थी? पब्लिक कितना पैसा पे कर रही थी? पे कितना कर रही थी? पब्लिक 10 रुपए पे कर रही थी। ठीक है, ये जोकर प्राइवेटली भी लोगों के पास जा रहा था, तो प्राइवेटली जा रहा था, पैसे मांग रहा था, तो लोग कितने पैसे दे रहे थे? 50 रुपए दे रहे थे। प्राइवेटली जाने से 50 दे रहे थे, पब्लिक ऐसे 10 रुपए दे रही थी, ऐसे रख रही थी। ठीक है, ओके। तो अब इसको 50 रुपए अगर प्राइवेट से मिल गए, तो फिर इसको लोन लेने की जरूरत नहीं है। कितने की? 50 रुपए का लोन इसे चाहिए था, अब लोन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट से 50 मिल गया। ठीक है, चलो, याद कैसे रहेगा? पब्लिक कितना पैसा दे रही थी? 10। तो देखो, अगर आपकी कंपनी का, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर है, तो आप पे रोटेशन लगेगा। अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो आप पे रोटेशन लगेगा। अगर आपका पेड अप इनसे कम है, मतलब आपकी प्राइवेट कंपनी है और पेड अप 50 करोड़ से कम है, या आपकी पब्लिक कंपनी
और आपका पेड अप 10 करोड़ से कम है, पर अगर आपके लोन या बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं तो आप पे रोटेशन लगेगा। तो याद रखना, सर्कस में जोकर घूमा, पब्लिक ने कितना दिया 10, तो पेड अप शेयर कैपिटल फॉर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज 10 करोड़, प्राइवेट 50 करोड़, लोन 50 करोड़ का। तो ये लिमिट याद रहेगी। इस तरह से स्टोरी वगैरह बना बना के चीजों को याद कर लिया करो, इजी रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मैंने बोला कि कंपनीज को अपने ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा। तो एक इंडिविजुअल ऑडिटर कितने टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है? एक इंडिविजुअल ऑडिटर को, अगर आपकी कंपनी पे रोटेशन लग रहा है तो आप एक इंडिविजुअल ऑडिटर को एक टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो। एक टर्म होता है 5 इयर्स का। ठीक है, अगर आपने एक फर्म को अपॉइंट किया है एज ऑडिटर तो आप फर्म को 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हो, राइट? तो बेसिकली 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। तो एक टर्म 5 साल की होती है, तो 5 मतलब टोटल आप 2 टर्म्स के लिए एक फर्म को अपॉइंट करते हो। इसके बाद आपको अपने ऑडिटर को रोटेट करना पड़ेगा। अगर आपने इंडिविजुअल को अपॉइंट किया है तो एक टर्म बाद, मतलब 5 साल बाद आपको रोटेट करना पड़ेगा, दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। एक फर्म को आपको 2 टर्म के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो, 5 साल के, राइट? उसके बाद आपको ऑडिटर क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैम आप फिर अगर हमने इंडिविजुअल को एक टर्म के लिए अपॉइंट किया, 5 साल खत्म हो गए, तो फिर हम कितने दिन तक फिर से इन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते? कूलिंग पीरियड कितना है? कूलिंग पीरियड है 5 इयर्स का। मतलब अगर इनके टर्म एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद में इंडिविजुअल और फर्म को आप कितने पीरियड के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते? 5 सालों के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स। देखो, इंडिविजुअल 1 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है 5 इयर्स, ऑडिट फर्म 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकती है फॉर 5 इयर्स। इनके बाद में आप इन्हें, कूलिंग पीरियड इनका कितना है? 5 साल का कूलिंग पीरियड है। आप इन्हें फिर 5 सालों के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये है आपका रोटेशन का प्रोविजन। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिनको आप ध्यान से देखेंगे। An individual or firm of auditor are not eligible to be reappointed as auditor। मतलब एक इंडिविजुअल अगर उनका टर्म एक्सपायर हो गया, अगर एक फर्म ने 2 टर्म के लिए काम कर लिया, तो आप उन्हें फिर से रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो अनलेस 5 साल खत्म हो गए हैं उनके टेन्योर से। मतलब 5 साल अगर पूरे हो गए, मतलब 5 ईयर का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इंडिविजुअल ने ऑडिट कर ली एक टर्म के लिए 5 सालों के लिए, तो उसके बाद वो 5 सालों के लिए फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते। 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड होता है कंपनी और इंडिविजुअल दोनों के केस में। ऑल राइट, परफेक्ट बच्चों। मैं पानी पीती हूं जब तक आप इस पॉइंट को पढ़िए। वेरी वेरी गुड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जरा कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, it shall not be eligible to appoint an audit firm having a common partner with the audit firm whose tenure has just expired। मतलब ये क्या कह रहा है? कहता है मान लो रिलायंस की ऑडिट कौन कर रहा था? XYZ एंड एसोसिएट कर रहे थे। XYZ के कितने पार्टनर्स है? X, Y और Z, आपके 3 पार्टनर्स हैं। X एक और फर्म में भी पार्टनर है। LMX के अंदर भी, LMX एंड एसोसिएट में भी क्या है? X क्या है? पार्टनर है। तो X XYZ का भी पार्टनर है, X LMX का भी पार्टनर। तो X क्या है? कॉमन पार्टनर है, इधर भी है उधर भी है। XYZ ने 2 टर्म के लिए ऑडिट कर दिया रिलायंस का, तो XYZ का टेन्योर क्या हो गया? एक्सपायर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली रिलायंस एक लिस्टेड कंपनी है, उस पर रोटेशन का प्रोविजन लगता है। तो XYZ एंड एसोसिएट 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो गए, 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया। अब ये फिर से 5 सालों के लिए फिर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो अगर आपका पार्टनर, मान लो X का 2 टर्म खत्म हो गया ना, X LMX में भी पार्टनर है, तो LMX भी यहाँ पे 2 टर्म के लिए ऑडिट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि X यहाँ पे X का टर्म खत्म हो गया है और X आपका LMX में भी कॉमन पार्टनर है। तो अगर X यहाँ पे भी कॉमन पार्टनर है तो LMX भी क्या नहीं कर सकती? ऑडिट नहीं कर सकती रिलायंस का। ठीक है, समझ में आ गया? तो LMX का, क्योंकि LMX में कॉमन पार्टनर है X और यहाँ पे X का टेन्योर एक्सपायर हो गया, तो LMX भी क्या नहीं कर सकती? ऑडिट नहीं कर सकती। सिंपल एज दैट। ओके, वेरी वेरी गुड। तो कह रहा है देखो
इट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एनी ऑडिट फर्म। आप किसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते हो जहां कॉमन पार्टनर है और उस पार्टनर का अगर टर्म एक्सपायर हो गया तो दूसरी फर्म भी अपॉइंट नहीं होगी। शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट सेम कंपनी। वेरी वेरी गुड। एंड एक नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान में रखना। एवरी कंपनी, जैसे एक बात बताऊं, ध्यान में रखना, ये जो रोटेशन का प्रोविजन है, रोटेशन का प्रोविजन कब आया? अप्रैल 14 में आया। पहले नहीं था रोटेशन का प्रोविजन, अप्रैल 14 में रोटेशन का प्रोविजन आया, राइट? तो अब कंपनीज ने बोला यार हमारे ऑडिटर्स तो इतने सालों सालों से काम कर रहे हैं, हम क्या उन्हें रोटेट कर देंगे क्या ऐसे ही? प्लीज हमें थोड़ा वक्त दो। ऐसे थोड़ी हम अपने ऑडिटर, हमारे ऑडिटर पिछले 10 सालों से एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, एक ऑडिटर पिछले, कंपनीज रिवॉल्ट कर रही थी, ऑब्वियसली कंपनीज बोल रही थी यार थोड़ा समय तो दो हमें, एकदम से हम ऑडिटर को थोड़ी चेंज कर देंगे। अब आपने रोटेशन का प्रोविजन ला दिया तो हमें थोड़ा समय दो इसको कंप्लाई करने के लिए। तो क्या बोला रोटेशन का प्रोविजन में, क्या बोला गया? कहता है आपको ठीक है हम टाइम देते हैं। कंपनीज को क्या बोला गया? कंपनीज आपको 3 साल का समय दिया जाता है। 3 साल के बाद जो पहला एजीएम आएगा ना, आपको उस तक रोटेशन के प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2014 से 3 साल क्या हो गए? 2017। तो कह दिया 2017 के बाद जो पहला एजीएम होगा, मतलब सितंबर 2017 के अंदर तक आपको इस डेट तक प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा, रोटेशन के प्रोविजन को। तो कंपनीज तो ऐसे बौखला गई कि भैया हमारा ऑडिटर इतने सालों से ऑडिट कर रहा है, आप एकदम से आके बोलते हो रोटेट कर दो, रोटेट कर दो। तो कंपनीज को बोला गया कि कंपनीज चलो ठंड रखो, आपको हम 3 साल का समय देते हैं कंप्लाई करने के लिए इस प्रोविजन को। तो 2014 अप्रैल के से बोला गया 3 साल के बाद जो आपका पहला एजीएम आएगा, तो 3 साल के बाद मतलब 2017 के बाद आपका पहला एजीएम सितंबर 2017 तक आएगा, तब तक आपको प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, इस पॉइंट को एक बार पढ़ लेना। एवरी कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही थी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जब रोटेशन का प्रोविजन आया उससे पहले जितने कंपनीज थे उनको कंप्लाई करना पड़ेगा इस सेक्शन को फर्स्ट एजीएम तक। 3 सालों के बाद का जो पहला एजीएम आएगा, हेल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब 2014 से 3 साल बाद, मतलब 2017 के बाद जो आपका पहला एजीएम आएगा, तब तक आपको इस प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखने हैं कि अगर आपका कॉमन पार्टनर है तो वो दूसरा वाला फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकता, और कितना समय दिया गया कंपनीज को कंप्लाई करने का, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो आई होप आपको जितना मैंने अभी बताया, कैजुअल वैकेंसी हमने पढ़ा, राइट? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आपका ये भी पढ़ा कि आपको ऑडिटर को रिजाइन करने के समय एडीटी 3 फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर। फिर हमने आपके रोटेशन का प्रोविजन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑडिट कमिटी का प्रोविजन। सेक्शन 177 किस पर है? ऑडिट कमिटी पर है। ये ऑडिट कमिटी कौन, क्या काम होता है ऑडिट कमिटी का, ऑडिट कमिटी क्या होती है, किन किन लोगों को ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है, वो हम सेक्शन 177 में पढ़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? मैं आपको इसको एक सॉलिड मेमोरी टेक्निक भी बताऊंगी कि कैसे आपको याद रखने हैं इन लिमिट्स को, ठीक है? तो चलिए, ऑडिट कमिटी किन के लिए मैंडेटरी है? अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो देखो आपको ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना ही करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है तो आपको ऑडिट कमिटी को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। जितनी भी दूसरी पब्लिक कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को ऑडिट कमिटी कब कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा? जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है पिछले साल में, या आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है पिछले साल में, या फिर आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स 50 करोड़ से एक्सीड करते हैं, ठीक है? मैम इसको याद कैसे रखेंगे? चलो आपको बताते हैं। हर सोसाइटी में एक कमिटी होती है क्या? आपने देखा होगा ना, हर सोसाइटी की एक कमिटी होती है। मुझे भी क्या करना था, मेरे सोसाइटी में भी एक कमिटी है, मुझे उस कमिटी का पार्ट बनना था। क्या करना था? मुझे उस कमिटी का हिस्सा बनना था, पार्ट बनना था। देखो ये तो आपको पता है लिस्टेड कंपनी पे लगती है, मुझे उस कमिटी का पार्ट बनना था। अब मैंने उनको बोला यार मुझे भी कमिटी का पार्ट बनना है, तो उन्होंने बोला कि आप पैसे पे कर दो। मैंने बोला कितने पैसे पे करने हैं? तो कहते हैं कमिटी का पार्ट बनने के लिए 10 रुपए पे कर दो। मैंने कर दिए।
₹10 पे करके मैं टर्न होके जाने लगी। जैसे ही मैं टर्न होके जाने लगी तो उन्होंने मुझे बोला ये ₹10 नहीं ₹100 बोला था मैंने बोला अरे ₹100 ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने बोला यार ₹100 तो नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ ₹50 थे। तो मैंने बाजू वाले नेबर से क्या ले लिया, लोन ले लिया ₹50 का। तो देखो, पब्लिक कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कब ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा बता दो। एक अनलिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमिटी कब कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर है, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या मोर है, या फिर अगर आपके लोन्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स जो पब्लिक से एक्सेप्ट किए हैं वो 50 करोड़ से एक्सीडिंग है, इक्वल टू नहीं 50 करोड़ से एक्सीडिंग है तो ठीक है। ओके, तो कमिटी का पार्ट बनना था, मैंने कितना पे किया 10। टर्न होके जाने लगी, उन्होंने बोला नहीं भाई ₹100 देना पड़ेगा, तो मैंने कितना दे दिया 100। और लोन कितने का, नहीं कितने का लोन लिया मैंने ₹50 क्योंकि पैसे कम थे। याद हो गया एवरीबॉडी, याद हो गया क्या, हाँ या ना जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी में अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आपको ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। तो अगर आपने एक चीज नोटिस की है तो आपने ये देखा होगा कि प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने का। या तो लिस्टेड कंपनी पे है, मतलब बेसिकली सिर्फ पब्लिक कंपनीज पे है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे कब लगेगा और लिस्टेड पे कब लगेगा, ये तो आप लिस्टेड पे तो हमेशा ही लगता है। प्राइवेट कंपनीज पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने का। वेरी गुड। मैडम ये ऑडिट कमेटी करती क्या है, देखो आपको दिखाती हूं। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी। अगर एक कंपनी पे रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की, तो ऑडिट कमेटी ही क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है ऑडिटर्स का। मतलब ऑडिट कमेटी ही क्या देती है, रिकमेंडेशंस देती है। अगर मान लो आपको कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड को अगर कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है या मेंबर्स को अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो रिकमेंडेशन कौन देगा, ऑडिट कमेटी देगी। इस पॉइंट को आप आगे पढ़ने वाले हो, डोंट वरी। ऑडिट कमेटी का फंक्शंस क्या है, क्या काम है ऑडिट कमेटी के, रिकमेंडेशंस देती है अपॉइंटमेंट का कि किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है। बोर्ड को अगर ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी, बोर्ड इस ऑडिटर को अपॉइंट कर लो। रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन कौन देती है, ऑडिट कमेटी की। कितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए ऑडिटर का, ऑडिटर के काम को रिव्यू करना, देखना कि ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ना, ऑडिट के प्रोसेस के परफॉर्मेंस को चेक करना कि ऑडिट ठीक से की जा रही है ना, ऑडिट ठीक से परफॉर्म की जा रही है, ऑडिट इफेक्टिवली की जा रही है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करना, ये सारा काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है। आप इन पॉइंट्स को और डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हो। तो फंक्शंस क्या है ऑडिट कमेटी का, ऑडिट कमेटी क्या देती है, रिकमेंडेशन देती है कि बोर्ड इसको अपॉइंट कर लो। रेम्यूनरेशन अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी देती है। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को चेक करना, ऑडिटर के काम को रिव्यू करना, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना, ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना, एग्जामिन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, ये सारा काम किसका है, ऑडिट कमेटी का है। तो अगर आपकी कंपनी के ऊपर अंडर सेक्शन 177 रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की, तो आप अपनी कंपनी में क्या करेंगे, ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया एवरीबॉडी, समझ में आ गया। चलिए अब ये मैंने बहुत ही अच्छे रूप में ना ऑडिट कमेटी का पूरा प्रोसीजर लिख दिया है कि ऑडिट कमेटी, चार्ट वे में हम पढ़ेंगे कि ऑडिट कमेटी का क्या काम है, ऑडिट कमेटी किस तरीके से काम करती है। तो मैं ये आपको बताती हूँ। देखो, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, अगर आपकी कंपनी पे रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने का अंडर सेक्शन 177, ध्यान देना, झट से फट से समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी मैनर में मैंने इसको बनाया है। देखो, ऑडिट कमेटी अगर आपकी मान लो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, अगर आपकी कंपनी पे रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की, तो आपकी ऑडिट कमेटी क्या करेगी, आपकी ऑडिट कमेटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उस केस में। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिटर के क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को देखेगी। क्या ऑडिटर, एक मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिटर के क्वालिफिकेशन को देखेगी, ऑडिटर के एक्सपीरियंस को देखेगी कि किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है।
तो अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूटेड है तो ऑडिट कमेटी देखेगी ऑडिटर के एक्सपीरियंसेस को, ऑडिटर के क्वालिफिकेशन को। कौन देखेगा? ऑडिट कमेटी देखेगी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपकी फर्म के साइज के हिसाब से, आपकी कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उसके साइज के, आपकी कंपनी जितनी बड़ी है, आपकी कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑडिट कमेटी ऑडिटर्स का क्वालिफिकेशन देखेगी, एक्सपीरियंस देखेगी। और ये भी देखेगी कि अगर कोई कोर्ट वगैरह का कोई प्रोसीडिंग या कोई प्रोफेशनल मैटर, मतलब कोई भी ऑडिटर के अगेंस्ट कोई कोर्ट वगैरह में कोई पेंडिंग तो नहीं है। मतलब सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑडिटर की कौन चेक करेगा? ऑडिट कमेटी। उसका एक्सपीरियंस देखना, कंपनी के हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन देखना, ये देखना कि उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर वगैरह पेंडिंग है क्या, आईसीआई की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर इस ऑडिटर के अगेंस्ट कोई पेंडिंग तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा। आपको जो जरूरत पड़ेगी आप वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर से मांगोगे। ऑडिट कमेटी को जितना जरूरी लगेगा ऑडिट कमेटी ऑडिटर से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मांगेगी। और कमेटी क्या करेगी? आगे ऑडिटर के नाम को रेकमेंड करेगी बोर्ड को। बोर्ड मैंने एक्सपीरियंस चेक कर लिया, मैंने ऑडिटर का क्वालिफिकेशन चेक कर लिया, हम इस ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रेकमेंड करेगी ऑडिटर को बोर्ड को। बोर्ड को अगर ठीक लगता है, अगर बोर्ड को लगता है अरे ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन तो झकास बिंदास है, तो बोर्ड आगे रेकमेंड करेगी मेंबर्स को, मेंबर्स इस ऑडिटर को अपॉइंट कर लो एजीएम में। आपको ये चीज याद आ रही है कि नहीं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? याद आ रहा है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। याद है कि नहीं? कि भूल ही सके हो? नहीं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। तो देखो क्या कर रही है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम है, अगर आपकी कंपनी में सेक्शन 177 के हिसाब से ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूटेड है तो ऑडिट कमेटी चेक करेगी ऑडिटर के एक्सपीरियंस को, आपकी कंपनी के हिसाब से क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उन सबको चेक करेगी। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। चेक करने के बाद आप ये भी देख लोगे इसके अगेंस्ट, ऑडिटर के अगेंस्ट कोई कोर्ट वगैरह में कोई केसेस पेंडिंग वगैरह तो नहीं है, आप ये भी चेक कर लोगे। ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑडिटर की चेक करने के बाद आप रेकमेंड करोगे। किसको रेकमेंड करोगे? आप रेकमेंड करोगे बोर्ड को कि बोर्ड इस ऑडिटर को हम अपॉइंट कर लेते हैं। बोर्ड को अगर आपका रेकमेंडेशन ठीक लगता है, बोर्ड को भी अग्री अगर बोर्ड कर जाती है, तो बोर्ड आगे रेकमेंड किसको करेगी? मेंबर्स को करेगी। और मेंबर्स आगे क्या कर देंगे? ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ये ऑडिट कमेटी का काम है, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन को चेक करना और बोर्ड को बोलना भैया इसको रेकमेंड कर लेते हैं। बोर्ड अगर सही लगता है तो बोर्ड आगे किसको दे देगी? मेंबर्स को। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं लगेगी, तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? बोर्ड होगी। बोर्ड ही क्या करेगी? सारा काम करेगी। बोर्ड ही एक्सपीरियंस को चेक करेगी, बोर्ड ही क्वालिफिकेशन को चेक करेगी, कोई प्रोसीडिंग वगैरह पेंडिंग है क्या, बोर्ड ही देख लेगी। और बोर्ड आगे रेकमेंड करेगी मेंबर्स को कि एजीएम में आप इसको क्या कर लो? अपॉइंट कर लो। तो ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी एक्सपीरियंस चेक करेगी, क्वालिफिकेशन चेक करेगी ऑडिटर का और रेकमेंड करेगी बोर्ड को। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ही क्वालिफिकेशन चेक करेगी, बोर्ड ही एक्सपीरियंस चेक करेगी और क्या करेगी? रेकमेंड करेगी मेंबर्स को कि अपॉइंट कर लो। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से, क्या मैनर है, क्या प्रोसीजर है ऑडिटर को अपॉइंट करने का। ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी, नहीं तो बोर्ड करेगी ये काम। समझ में आ गया एवरीबॉडी? तो आई होप आपको ये प्रोविजन सेक्शन 177 का अच्छे से समझ में आया। अब हम कल की क्लास में हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, रेम्यूनरेशन का पॉइंट पढ़ेंगे और आगे आने वाले क्लासेस में हम कारो भी पढ़ेंगे, कारो को भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो बच्चों ये कंपनी ऑडिट का इस तरीके का रिवीजन चार्ट वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज आप इस तरीके से रिवाइज करते रहिए और जितना मैं पढ़ाती हूँ प्लीज उसको रिवाइज भी करते रहो, क्योंकि जितना रिवाइज करते रहोगे उतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप आपका इस सब्जेक्ट में बन जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम में अपीयर कर पाओगे। इस पे बहुत एमसीक्यूज, बहुत ट्रू फॉल्स आते हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करूंगी, कल हम यहीं से अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास को एंड करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैम हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बहुत सारी चीजें हमारी ऑडिट की, EISM, एडवांस अकाउंट्स, FM की पेंडिंग है, तो बच्चों आप ऑडिट का जो बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच में बेसिकली ऑडिट
ग्रुप 2 पे बैच स्टार्ट हो रहा है दिसंबर के लिए, जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। आप 3 या 6 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखो, और अगर आपके एग्जाम्स मई में है तो आप 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन नाउ, नहीं तो फिर कब डिसीजन लोगे? अगर आपको अपने स्टडीज को स्ट्रैटेजिक वे में सारी चीजें आपको कवर करनी है तो आप प्लस पे आके कवर कर सकते हो और डिटेल्ड रूप में सब कुछ पढ़ सकते हो, राइट? सब्सक्रिप्शन लेने के समय आप कोड यूज कर सकते हैं सीए दीपिका। सीए दीपिका मेरा कोड है। इस कोड को यूज करने से आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे खूब सारे डिस्काउंट्स, तो कोड को यूज करना मत भूलना। कोड से आपको बहुत डिस्काउंट्स मिलते हैं, राइट? तो make a right decision. If you want to subscribe to the Unacademy, this is the right time to complete your full syllabus and in the most amazing manner. ठीक है, कोड यूज करना मत भूलिएगा, सीए दीपिका इज माई कोड। आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज इफ यू विल डू गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम टू यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। सी यू टुमारो for next points on company audit.